हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि हर एक इंसान की ज़रूरत और हर एक इंसान के जो सपने होते हैं या जो गोल होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जब शुरुआत में पैसे कमाना चालू करता है तो उसके बाद वो प्लानिंग ऐसे करे कि उसको आगे चल के दिक्कतें ना आए फाइनेंशियली। क्योंकि फाइनेंशियली ज़्यादातर लोग आज सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया, सही टाइम पे फाइनेंशियल सही डिसीजन नहीं लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी सही तरीके से कैसे करें, सही समय पे कब स्टार्ट करें, और जिस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं वही आपके गोल्स और आपके जो ड्रीम्स हैं, जो भी आपके एम्बिशन हैं, उसके लिए जो आउटकम लाएगा वो वही लाएगा जो आप शुरुआत में प्लानिंग करके करेंगे। और कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है और फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे स्टार्ट करें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है प्रोसेस होता है एक, ये कोई ऐसा नहीं है, स्टेप नहीं है कि आज मैंने कर लिया बस काम खत्म, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। ये कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है कि मैंने आज पैसे डाल दिए तो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, ऐसा नहीं है। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि आप चाहते क्या हो। अगर मैं आज थोड़े थोड़े पैसे एफडी में डालना चालू कर रहा हूँ, या फिर मैं पीपीएफ में डालना चालू कर रहा हूँ, या फिर मैंने एनएससी सर्टिफिकेट ले रखा है, या कोई भी एलआईसी पॉलिसी या व्हाटएवर, तो मैं चाहता क्या हूँ, कितने साल बाद मुझे क्या मिलेगा उससे। क्या मैं अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहता हूँ, क्या मैं अपने गोल्स पूरे करना चाहता हूँ। अगर मैं 20 साल का हूँ तो 30 साल में मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, उसकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसे चाहिए, या कुछ भी इस तरीके के गोल्स हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके गोल्स क्या हैं, और गोल्स के हिसाब से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। अर्ली, लेट नहीं करना है, आपको जल्दी करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि किस किस चीज़ के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग आप देख सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया। दूसरा है टैक्स प्लानिंग। जैसे मैं सैलरी वाला आदमी हूँ, मेरा हर साल इतना टैक्स जाता है, क्या मैं कुछ सेविंग्स करूँ, कुछ मैं ऐसी पॉलिसीज़ ले लूँ जिसके कारण मेरे टैक्स बच जाए थोड़ा, क्योंकि मैं इनकम वाला इंसान हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे फैसिलिटी दी है, एटीसी एटीडी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं अपनी सैलरी अपने टैक्स बचा सकता हूँ, टैक्स लायबिलिटी कम कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। अब चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग, अगर आप शादी करने वाले हो, ठीक है, अब शादी करने वाले हो, 1-2 साल 3 साल में आपके बच्चे होंगे, तो उसके बाद आप प्लानिंग करोगे या पहले करना चाहिए था। तो डेफिनेटली आप लास्ट मोमेंट में प्लानिंग करके हमेशा आप चीज़ों में फंस जाते हो, और वो जो आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल पाता है। चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग में एक और चीज़ आती है कि भाई आपके बच्चे जब 5 साल 6 साल के होंगे तो स्कूल की फ़ीस देनी पड़ेगी। जब आपके 18-20 साल के होंगे तो कॉलेज की बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आज प्लानिंग करूँगा तो 20 साल बाद मेरे को अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली प्लानिंग आज हमें करनी है हमारे किसी भी तरह गोल्स के लिए जो हमें 10 साल 5 साल 15 साल बाद हासिल करने हैं। इसी तरह हो गए इंश्योरेंस प्लानिंग। जैसे आप मान लीजिए आप फैमिली वाले इंसान हो, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी आज छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो जाए, आप बड़े से हॉस्पिटल में जाएंगे तो डेफिनेटली 40-50 हज़ार का 2 दिन 3 दिन का बिल आ जाता है, और डेफिनेटली आप वहाँ पे तो पैसे बचाने की नहीं सोचोगे। तो अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस लेके रखे हो, एक टर्म इंश्योरेंस लेके रखे हो, तो कम से कम आपकी जो इनकम आ रही है आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है, उसके लिए एक आपने बैकअप क्रिएट कर दिया है कि इन केस अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी फैमिली को लमसम 30-40-50 लाख 1 करोड़ जो भी है आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से हम इंश्योरेंस प्लानिंग करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या लाइफ इंश्योरेंस हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 तरह की प्रॉपर्टी। एक तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, मैं उसमें रह रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ तो वो एक एसेट है, ठीक है, लेकिन वो मुझे एक रेकरिंग कोई इनकम नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मेरे पास आज के समय पैसा है तो क्या मैं एक ऐसा घर बना दूं जिसको मैं रेंट पे दे दूं तो रेंटल इनकम मेरी स्टार्ट हो जाए। तो रेंटल प्रॉपर्टी भी एक बहुत अच्छा एसेट है, ठीक है, जिसको आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास उतनी लिक्विडिटी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लानिंग है फाइनेंशियली, अगर आप सोचते हो आज के समय में फॉर फ्यूचर। और एक लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां मैं मेनली डील करता हूं और मेरा चैनल डील करता है, वो है स्टॉक्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत ही पावरफुल वे है पैसा बनाने का। लास्ट 20 ईयर्स में लोगों ने
100 गुना पैसा बनाया है उन स्टॉक्स में जो 2001, 2002, 2003 में लिया है। बहुत सारे स्टॉक्स लोगों ने 2009 जो ग्लोबल मार्केट में रिसेशन आया था उसके बाद लिया, उसके बाद लोगों ने 10 टाइम रिटर्न बनाया, 20 टाइम पैसा दिया है। तो पैसा बहुत है स्टॉक्स में, लेकिन हमेशा याद रखना है आपको कि आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाना है। जब मार्केट गिरे तो ज़्यादा डालना है, जब मार्केट उठे तो कम डालना है। तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ही सबसे सही तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसे आप कम उम्र में स्टार्ट कर सकते हो, जब आप 18 साल के हो, क्योंकि 18 साल होते ही आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा, मैं कह रहा हूँ अगर आप उस समय के हिसाब से 1000 रुपये महीने भी डालते हो, साल के 12,000 रुपये, तो भी बहुत है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा वो 12,000 रुपये आज से 20 साल बाद कितने आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। तो सिस्टमैटिक वे में करिए, लेकिन ज़रूर करिए, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये वो जगह थी जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने पैसे बचाने की सोच सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ाने की सोच सकते हैं, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग मैं क्यों करूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो सबसे पहले लोगों का जो क्यों है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब क्यों क्लियर हो जाता है तो कैसे करना है वो लोग समझ जाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले ये चीज़ है कि किस चीज़ में ये मदद करने वाला है। तो पहली चीज़ ये, हमारे जो फाइनेंशियल गोल है, मुझे आज से 10 साल बाद कार चाहिए, मुझे आज से 20 साल बाद घर चाहिए, या वॉटेवर, मुझे अगर अभी लोन लेता हूँ तो मुझे 20 साल में लोन क्लियर करना है, तो उसके लिए मुझे सेविंग भी चाहिए ताकि मैं अपना जो लोन है वो फोरक्लोज कर सकूँ। तो इन टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आजकल आती हैं कि मैं अपने गोल्स को पूरा कैसे करूं। क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिए कि हर आदमी अभी क्रेडिट कार्ड पे है, हर आदमी अभी लोन पे है, और वो चाहता नहीं कि बहुत दिन तक ये सब लोन चले, लेकिन हाँ वो साथ में सेविंग भी कर रहा है। तो अगर वो सेविंग कर रहा है तो वो कितनी सेविंग करे कि जैसे ही उसे लगे कि यार अभी जॉब नहीं करना है, मुझे ब्रेक लेना है, तो वो अपनी सेविंग्स को यूज़ करके अपने लोन्स क्लियर कर सके। तो उतना ही कर्जा ले जितना आप पटा पाएँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। और दूसरी चीज़ है कि आपकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, ठीक है, और आपके जो खर्चे हैं, और जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे आपने एफडी कर रखी है, आपने एक रियल एस्टेट में प्लॉट लेके रखा है गांव पे, घर पे, तो इस टाइप की चीज़ें आपको करते रहना पड़ेगा। आपको सोचते रहना पड़ेगा कि मेरी अर्निंग इतनी है, अगर मैं महीने के 50,000 रुपये कमाता हूँ तो क्या मैं इसका थोड़ा सा पैसा शेयर में डाल सकता हूँ, थोड़ा सा पैसा एफडी कर दूँ, थोड़ा सा पैसा जोड़ता रहूँ, और अगर मैं डाउन पेमेंट दे के कोई एक साइट या प्लॉट खरीद लूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं। तो ये सब आपको आज सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लॉट आज आप 5 लाख का लोगे, कम से कम 15 साल बाद वो 20 लाख का होगा, अगर इसी रफ्तार से बढ़ा। तो अगर आप इस टाइप से सोच रहे हो तो 15 साल या 10 साल बाद जो भी आपका 20 लाख का होगा, तो डेफिनेटली 20 लाख का आपका एक एसेट बन गया है, राइट, जिसके लिए आपने आज प्लानिंग की थी। तो ये आपको सोचना पड़ेगा और एक रोड मैप क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा जिससे आप वो अचीव कर सको उस समय तक में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है कि क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि अगर आप आज प्लानिंग नहीं करोगे तो कहते हैं कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। सीधी सी बात है, अगर आप प्लान ही नहीं करोगे तो डेफिनेटली अगर आगे चल के आप सोच रहे हो कि यार मैं जल्दी से कुछ कर लूँ, तो डेफिनेटली वो फेल होना ही है प्लान को। और डेफिनेटली यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग आज के समय में क्रेडिट डेबिट के चक्कर में फंस चुके हैं और आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग छोड़िए, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो चुकी है। और ये तभी होता है जब आप सही डिसीजन ना लो और आप सही टाइम पे प्लानिंग ना करो। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो भी आपके गोल्स हैं उसको आपको लिख के रखना है, ठीक है। आपको सोर्स ऑफ अर्निंग का बिल्कुल पता होना चाहिए कि मेरे को जॉब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मेरा प्रोजेक्ट स्टेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अभी कोरोना का टाइम है, लोगों की जॉब को बड़ा खतरा है, सबको टारगेट्स दिए जा रहे हैं, सबको, कई लोग को अनएक्सपेक्टेड और अनरियलिस्टिक टारगेट्स दिए जा रहे हैं जो उन्हें पता है पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि कंपनी वाले चाह रहे हैं कि ऐसा बहाना मिल जाए जिससे उन्हें नौकरी से निकाला जा सके। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो आपको किस बारे में सोचना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग उस टाइम पे करने के लिए बहुत स्ट्रेसफुल लगेगा। तो आप अगर पहले कर रखे हैं तो आपको टेंशन नहीं होगी। तो सबसे बेसिक जो रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जब आप अपने करियर के बहुत अर्ली फेज में हो, मोस्ट प्रोबेबली आप 21 से 25 के बीच में हो, अगर उस उम्र में आप स्टार्ट करते हो, वो परफेक्ट एज है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की, परफेक्ट एज है। क्योंकि 21 तक में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे लोग अपनी नौकरी चाकरी कुछ ना कुछ करना चालू कर देते हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम बनने लगता है। तो वहाँ से आप 1000-2000 रुपये धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। और इन्वेस्ट कभी एक साथ मत करो, मेरे को बोनस मिला मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब अगले महीने पता लगा सूखा पड़ गया, जेब में पैसे नहीं है खाने के, किराए देने के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो,
थोड़ा सा अपने खर्चे के लिए रखो, अपनी लाइफ भी कंफर्टेबली जीते रहो और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करते रहो, ताकि ये भी लगे कि फ्यूचर की प्लानिंग भी मैं करता जा रहा हूँ। और हमेशा इन्वेस्ट जो करते हो आप, एक चीज़ आपको समझना है, जैसे स्टॉक मार्केट में हम लोग डील करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक है ट्रेडिंग, एक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कभी भी एक दिन के लिए नहीं होता, एक हफ्ते के लिए नहीं होता, 15 दिन के लिए नहीं होता, ठीक है, उसको ट्रेडिंग कहेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमने आज खरीदा, हमें थोड़ा सा अच्छा प्राइस मिला, हमने बेच दिया। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए करते हैं। मतलब मिनिमम 3 से 10 साल, 3 years to 10 years मिनिमम, इतना सोच के आपको चलना पड़ेगा। तो अगर आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हो और आप सोचते हो कि यार ये तो नीचे जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, हर चौथे दिन देख रहे हो, तो ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका फोकस क्लियर नहीं है, आपका पर्पस क्लियर नहीं है। दैट्स वाई आप बार बार उसको देख रहे हो। अगर क्लियर होता तो आप बार बार नहीं देखते, गिरने पे उसको और लेते, क्योंकि आपकी प्लानिंग और आपका गोल क्लियर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आप भूल के कुछ और करने लगोगे, फैंसी चीज़ें करने लगोगे, ट्रैकिंग पे निकल जाओगे, हिमालय पहाड़ चढ़ने निकल जाओगे। आप बोलोगे भाई मेरे को तो एडवेंचर करना है, मेरे को तो दुनिया घूमनी है, भूल गए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो 4 साल पहले की थी, नई फाइनेंशियल प्लानिंग चली गई। आपको कसोल जाना है, आपको गोवा जाना है, आपको अंडमान जाना है, आपको सिंगापुर मलेशिया जाना है, तो ये प्लानिंग बीच में आने लगी क्योंकि मेरे दोस्त जा रहे हैं। तो आपका जो खुद का प्लान है वो आपने खुद ही उसको स्पॉइल कर दिया। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की जनरेशन में कि लोग यही कर रहे हैं। ठीक है, कोई नया फ़ोन आ गया, मुझे नया फ़ोन चाहिए, किस महीने की जो SIP जानी थी, जो छोटे मोटे EMIs जाने थे, जो पेमेंट जाने थे, उसको देख लेंगे यार अगले महीने दे देंगे। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, अनशेड्यूल्ड डिस्टर्बेंस फाइनेंशियल प्लानिंग को बर्बाद करते हैं। और अगर आप जितने भी डिसिप्लिन रहेंगे, जितने ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, उतनी ही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सॉलिड रहेगी। और एक और चीज़ मैंने सुनी थी और मैं फॉलो भी करता हूँ और हमेशा अपने आप को याद दिलाता रहता हूँ, जब लोग बोलते हैं यार तुम इतना काम क्यों करते हो, एन्जॉय करो। मैं एक चीज़ सिंपल बोलता हूँ कि पे नाउ प्ले लेटर और प्ले नाउ पे लेटर। आप आज मज़े कर रहे हो ना, कल को पे करना पड़ेगा, पूरा हिसाब चुकता करना पड़ेगा, जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है, आज मेहनत कर लो, आज जो भी चीज़ें हैं समझ बूझ के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग या कुछ भी कर लो, आगे चल के लाइफ बहुत स्टेबल, बहुत स्मूथ और बहुत पीसफुल होगी। तो आप क्या चाहते हो वो आप पे है, आप जितना एंजॉय करना है कर लो, लेकिन डेफिनेटली पे बैक तो करना पड़ेगा, हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। जितनी मस्ती की है उसका हिसाब देना पड़ेगा। कल को आपकी फैमिली होगी, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी, आपको उसके हिसाब से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेसफुल लाइफ होगी। तो आप सोचो, आज इमेजिन करो तो आपको लगेगा यार आज मेहनत कर लेता हूँ, अभी सही टाइम है, अभी मैं अकेला हूँ, अभी बैचलर हूँ, अभी मेहनत कर लेता हूँ। उस टाइम पे तो मैं इतना मेहनत करने लायक भी नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरी एज भी ज़्यादा हो चुकी होगी, आपकी बॉडी भी सपोर्ट नहीं करेगी, 2-4 बीमारियाँ होंगी और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होगी। तो ये सोच के आपको हमेशा प्लानिंग करनी है। अभी आप अगर 28 में हैं, 30 में हैं, अभी भी लेट नहीं है। अगर आप अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो आज भी अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आज आप एक समझदार इन्वेस्टर या समझदार इंसान बन जाओगे, क्योंकि आपने एटलीस्ट स्टार्ट कर दिया। कहते हैं ना, दुर्घटना से देरी भली, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे है कि वेल बिगन, और मेरे हिसाब से वेल बिगन तो ठीक है, मेरे हिसाब से अर्ली बिगन इज हाफ वर्क डन। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे आराम से कर लेंगे ना यार, क्या दिक्कत है, क्या जल्दी है। तो वो वाली सोच यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ पे चलेगी जितनी जल्दी करोगे उतने बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टेबल होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग गलतियाँ हैं वो गलतियाँ क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली। पहली चीज़ है, मेजरेबल गोल्स नहीं है। मेरे को आज से 5 साल बाद 5 लाख रुपए चाहिए, मेजरेबल है क्या? मेरे को 10 साल बाद खूब सारा पैसा चाहिए, ये मेजरेबल है क्या? पहला वाला थोड़ा मेजरेबल था, दूसरा वाला तो बिल्कुल भी मेजरेबल नहीं था। मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, खूब कितना होता है, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत कितना होता है उन्हें पता ही नहीं है। मुझे आज से कई साल बाद खूब सारा पैसा चाहिए, ये तो बिल्कुल भी मेजरेबल नहीं है, कितने साल में कितना पैसा चाहिए। तो लोग ऐसी वेग बातें कर रहे हैं आज की जनरेशन में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को बड़ा होके बहुत पैसा कमाना है, कितना बड़ा होके कितना पैसा कमाना है, ये सुना होगा आपने, ये कॉमन शब्द है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो ये वेग थिंग्स है, ये प्लानिंग नहीं है, ये बस हवाई फायर है। लोग फेंकते हैं ना, फेंकू कहेंगे इनको, कि मैं बड़ा होके बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। कितना बड़ा होके कितना पैसा कमाना चाहते हो, क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या तुमने आज कुछ सोचा है? इसको कहते हैं प्लानिंग। और जब वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, और गलतियाँ कहाँ करते हैं, कंफ्यूज फाइनेंशियल प्लानिंग विथ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है, फाइनेंशियल प्लानिंग अलग चीज़ है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको
बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। क्या मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है अगर मैं बीमार हुआ तो? क्या मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है अगर मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली को क्या मिलेगा? क्या मेरे पास घर है? क्या मेरे पास छत है? क्या मेरे पास इनकम का कोई बैकअप सोर्स है? क्या मैंने सेविंग्स कर रखी हैं? क्या मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रखी है? क्या मैंने म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं? सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। सिर्फ एक तरफ नहीं जा सकते कि यार मैंने स्टॉक में शेयर ले रखे हैं, मैंने यस बैंक के शेयर ले रखे हैं 1 लाख रुपए के, ये जाएंगे 500 रुपये, मैं बन जाऊंगा करोड़पति, हो गई मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब अपने फाइनेंसेस के हर एस्पेक्ट को देखना है, लेकिन फ्यूचर को नज़र में रखते हुए मेजरेबल तरीके से रखना है, और मेजरेबल तरीके से उसको आप काउंट कर सको कि कितने साल में कितना पैसा आएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कितना आएगा, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं क्या करूँगा, ये सब सोचना पड़ेगा। और लोग ये नहीं सोचते हैं, ठीक है। और लोग जो है फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि दूसरे फाइनेंशियल इश्यूज़ में कैसे इम्पैक्ट होगा। मतलब अगर आपके पास बोनस आया इस महीने, तो आप बोनस आया तो आपको सपनों में आ रहा था एक लैपटॉप या मोबाइल, आपने मोबाइल खरीद लिया, सोचा ना, कुछ नहीं किया, आपने सीधे मोबाइल खरीद लिया। क्या आपने इस साल की जो टैक्स की मिनिमम लिमिट है जितनी आप सेव कर सकते थे टैक्स बचाने के लिए, क्या वो आपने किया? आपने उसको साइड में करके अपना मोबाइल खरीद लिया, ठीक है। तो ये होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन जो आप ले लेते हो, कई बार अपने पैसे खर्च कर देते हो और उसका आउटकम भी नहीं सोचते हो। और एक और गलती लोग करते हैं कि जब तक क्राइसिस नहीं आ जाता तब तक फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट नहीं करते। मतलब यार अब तो बहुत बुरे हाल में हूँ, अब जब इस हाल से सुधरूंगा, इस हाल से निकलूंगा तो डेफिनेटली बड़े अच्छे से प्लानिंग करूंगा। अब आगे की शेख चिल्ली वाली बातें सोचने लगे, आज लेट हो चुका है। आज आपको फायर फाइट करना पड़ेगा, क्या हो रहा है उससे जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। और डेफिनेटली आगे के लिए अगर आप सोच रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन करो। ये सब मिस्टेक्स हैं लोग जो कर रहे हैं, और आज के लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 20 to 30 वाले बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो स्टॉक मार्केट में घुसते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन आप ये बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में 1000 करोड़ हो के भी क्या वो कोई एसेट है? नहीं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपके 1000 करोड़ है और उनमें से आपने अगर 900 करोड़ डाल दिए हैं स्टॉक मार्केट में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, ETF में, गोल्ड में और बहुत सारी चीज़ों में, वो है आपका एसेट, ठीक है। वो बढ़ेगा, वो आगे चल के वैल्यू देगा, आपने प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रखा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ बहुत कॉमनली लोग सोचते हैं वो ये है कि लोग अनरियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यस बैंक ले लेंगे और बोलेंगे कि ये चला जाएगा 2000 तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। आइडिया का शेयर 3 रुपये पे लिया है मैंने, आइडिया वोडाफोन का, ये चला जाएगा 30 रुपये तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ऐसी बातें करते हैं। तो अनरियलिस्टिक है, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अनरियलिस्टिक है। आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इवनली। और ये एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि लोग बहुत बड़ा सोचने लगते हैं और बहुत लेट इन्वेस्ट करके ये सोचते हैं। बेसिकली वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हर जगह से, तो अब आके इन्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि यार नहीं यार, अब इसी पे मैंने पैसा पूरा लगा दिया है, अब यही मेरे को करोड़ों कमा के देगा। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने पूरी कमाई यस बैंक में लगा दी, मैंने पूरी कमाई आइडिया पे लगा दी, मैंने पूरी कमाई इंडिया बुल्स में लगा दी, DHFL में लगा दी। क्यों लगा दी? कौन सी बुक कहती है कि आपको सिर्फ एक ही शेयर खरीदना है स्टॉक मार्केट में? कौन सी बुक कहती है? कौन सी बुक ये कहती है कि आपको एक साथ पूरा का पूरा पैसा लगाना है किसी एक लेवल पे? कौन सी बुक कहती है? आप मेरे को दिखा दो। तो आपकी शुरुआत ही गलत है, और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है। तो अगर शेयर मार्केट में भी आप घुसते हैं तो आपको नॉलेज चाहिए, तो सीखिए, ठीक है। इसी तरह से जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे गोल्ड है, आपका ETFs हैं, आपकी जो भी FDs है, आपका PPF है, इनके बारे में पढ़िए, कितना रिटर्न आ सकता है, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। बिना पढ़े तो अनरियलिस्टिक है, राइट। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बुढ़ापे के लिए है। अभी क्या करना है, अभी तो हम जवान हैं, कमा लेंगे, जमा कर लेंगे, 35 तक कैश करने दो, उसके बाद देख लेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती है। फाइनेंशियल प्लानिंग कभी रिटायरमेंट के लिए नहीं होती। फाइनेंशियल प्लानिंग होती है रिटायरमेंट में। तो आप डेफिनेटली आपके अरमान जो भी सपने हैं वो तो ऑलमोस्ट आपको पूरे कर लेने चाहिए थे जब तक में आप रिटायर होंगे, लेकिन उसके बाद भी रहेंगे डेफिनेटली, लेकिन रिटायरमेंट तक में आपको अपनी ऐश जो भी है कर लेनी है, राइट। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग करो वो 10 साल 15 साल के लिए करो। तो अगर आप आज 25 के हो तो 40 तक के लिए आप प्लानिंग करो, 40 या 38 या 44 इस टाइप में जो उम्र होगी, क्योंकि वहाँ से लेके जो 60 रिटायरमेंट की उम्र होती है नॉर्मली जो कहा जाता है इंडिया में, तो 45 से 60 या 40 से 60 के जो 20 साल हैं वो बहुत अच्छे से गुजरने चाहिए। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहीं पे आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं, आपके बच्चे कॉलेज में जाते हैं, आपकी उम्र बढ़ चुकी होती है, आपका हेल्थ का जो कॉस्ट है वो बढ़ने लगता है, और डेफिनेटली उसके लिए आप प्लान कर रहे हो। सिर्फ 60 साल के बाद के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हो,
अपने अगले 5 साल 10 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो ये भी आपको सोच के रखना है। और ये भी कई लोग सोचते हैं कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है सिर्फ वो करोड़पतियों के लिए है, ऐसा नहीं है। रईसों के लिए ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग रईस बनने का तरीका है, रईसों का तरीका नहीं है। डेफिनेटली जो वेल्दी लोग हैं वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत तरीके से करते हैं। एक कोई जैसे आप मुकेश अंबानी की बात कर लीजिए, कितने तरीके के बिजनेस हैं उनके पास, बहुत तरीके के। टाटा के देखिए कितने तरीके के बिजनेस हैं। इतने तरीके के बिजनेस क्यों खोलते हैं? ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, एक बिजनेस डाउन हो दूसरा बिजनेस अप हो। हर तरह के सेक्टर में ये लोग रहते हैं। क्या हम भी उसी तरीके से सोचते हैं? वो वेल्दी इसलिए है क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग की थी पहले। हम वेल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी हम सोच रहे हैं कि ये सिर्फ रईसों के लिए है। तो रईस बनना है तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग तरीके से करनी पड़ेगी और ये सोच के करनी पड़ेगी कि क्या आप वेल्दी बनना चाहते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कोई आपको दे नहीं देगा। आपका फाइनेंशियल प्लानर है या आपका कोई एडवाइजर है, वो आपको सलाह दे सकता है। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको रईस बनाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सही डिसीजन लेने हैं, सही नॉलेज लेना है। कई लोग बोलते हैं मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत पैसे कमाए, लेकिन बहुत पढ़ाई करके बहुत पैसे कमा के भी उस पैसे को यूज़ करने की पढ़ाई भी थोड़ी कर लेते तो काफ़ी बेटर होता। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कमाया हुआ पैसा है उसको आप कितने बेहतर तरीके से लगा पा रहे हो। और वहीं पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आता है कि आप ठीक ठाक रईस बनोगे या बहुत रईस बनोगे। ठीक है, जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं और अपर मिडिल क्लास वाले हैं वो अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक अपर मिडिल क्लास वाला आदमी रिच कैसे बनेगा, उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये नहीं है कि वो कितना पैसा कमा रहा है। उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि जो कमाया हुआ पैसा है उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे कर रहा है, और यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेजरेबल गोल्स। ये हमने पूरे इस टॉपिक में बात की कि मेजर करने वाले गोल करिए कि 5 साल में मुझे इतना पैसा चाहिए, 10 साल में मुझे इतना पैसा चाहिए, जब मेरी शादी हो और मेरे बच्चे 20 साल के हों तो मुझे इतना पैसा चाहिए। ये मेजरेबल गोल है। अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल डिसीजन। जो भी आप डिसीजन लेते हो, कहीं भी आप मोबाइल खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, फैंसी चीज़ें खरीद रहे हो, तो आप देखो क्या मुझे कोई ज़रूरत वाली चीज़ पे पैसे लगाने थे, पहले वहाँ लगाओ, फिर अपनी फैंसी चीज़ें, फिर अपने ये जो वांट हैं, सबसे पहले आप अपने नीड पे खर्च करिए। आपको नीड मतलब क्या है? जो मुझे ज़रूरी है। आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, आज भी है कल भी होगी। आपको एक टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है, आज भी है कल भी रहेगी। क्या मैंने एक अपनी छत प्लान की है? क्या मेरे पास कोई घर है रहने के लिए, टिकने के लिए? वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और रिवैल्यूएट योर फाइनेंशियल सिचुएशन पीरियडिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मेरे को 5 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए, अब यार इस चीज़ पे ग्रोथ नहीं मिल रही है। जैसे अभी इस समय गोल्ड काफ़ी भागा, गोल्ड में काफ़ी ग्रोथ आई, 20-25% की ग्रोथ आई। अब गोल्ड एक बहुत लुक्रेटिव और बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी थी आज से 6 महीने पहले, लेकिन अभी ऑलरेडी 25% का रिटर्न दे चुका है। और वहीं आप देखिए तो स्टॉक्स में करीब 25-30% डाउन है। कई शेयर्स तो 50% डाउन है, 50% डाउन है। ETFs जो हैं 15 से 20% डाउन है, ETFs हैं 15-20% डाउन है। तो ओवरऑल आपको इवैल्यूएट करते रहना पड़ेगा और अपना पैसा इधर से उधर मूव करने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अब एक और चीज़ है कि स्टार्ट प्लानिंग अर्ली। ठीक है, और अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक रखो। जल्दी चालू करोगे तो डेफिनेटली आप बड़े सपने देख सकते हो, लेट कर रहे हो तो उस हिसाब से अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। और ये भी रियलाइज़ करो कि भाई इस सब के जिम्मेदार आप ही हो। जो कर रहे हो किसी और को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप डिसीजन ले रहे हो, आप इसके मालिक हो पैसे के, आप अपने पैसे के सबसे बेटर फाइनेंशियल मैनेजर हो। कोई और उससे ज़्यादा अच्छा आपके पैसे के बारे में नहीं सोच सकता। तो हमेशा ये सोच के प्लानिंग करिए कि मैं अपना वेल विशर हूँ सबसे बड़ा, तो मुझे सोचना है अपने पैसे के लिए क्या बेटर है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे पैसे लगा सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिएगा। ये मेरी सिर्फ राय है और मैं अपने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहला जो है कैश इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट। तो कैश से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका हो गया सेविंग अकाउंट हो गया, FDs हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, मनी मार्केट अकाउंट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ी सेफ़ होती हैं, लेकिन ये आपको बहुत हाई इन्वेस्टमेंट, बहुत हाई रिटर्न्स तो नहीं देंगे, लेकिन डिसेंट रिटर्न्स देते हैं। तो डेफिनेटली ये आपको इस हिसाब से इन्वेस्ट करना है कि क्या लिक्विड है, क्या कभी मुझे अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़े तो क्या मैं
इसको लिक्विडेट करके क्या मैं पैसे निकाल सकता हूँ, तो आजकल बहुत सारे लिक्विड एफडीज़ हो गए हैं, बहुत सारे बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी एफडी जैसा हाई है और उसमें आप कभी भी ज़रूरत पड़े तो पैसा निकाल भी सकते हैं और फिर वो जितना पैसा बचा उसको दोबारा से एफडी कर सकते हैं। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप थोड़ी लिक्विड भी रहें, आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप निकाल भी पाएँ और सीधे आप एफडी मत कर दीजिए जिसको आप तोड़ ही ना पाएँ, क्योंकि पता लगा आपको पैसे की ज़रूरत है और आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैश रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी काफ़ी अच्छे और सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कहे जाते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं ये गवर्नमेंट और कंपनी के बॉन्ड्स। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये काफ़ी सेफ होते हैं, इनमें एक रेगुलर इनकम होती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहती, बहुत लो रहती है, लेकिन फिर भी एक रेगुलर इनकम रहती है और ये बहुत पॉपुलर हैं। इंश्योरेंस फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वाले लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, HNIs भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मेनली म्यूचुअल फंड, LIC और ये सब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये मोस्टली इसमें जाते हैं क्योंकि इसमें सेफ इनकम है और इसमें बंधा हुआ पैसा मिलता है उनको ईयरली, तो इसलिए ये वो लोग प्रेफर करते हैं। आप लोग भी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगला जो तरीका है इन्वेस्ट करने का वो है स्टॉक्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इस चैनल पे, तो ये अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन इसमें आपको एक मेन पॉइंट समझना है कि स्टॉक और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले कैसे करना है, SIP रूट से करना है। SIP का मतलब ये नहीं हुआ आप म्यूचुअल फंड लो, SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करो, वीकली पैसा डालो या मंथली पैसा डालो, एक फ्रीक्वेंसी सेट कर लो और ये भी देखते जाओ कि मार्केट किधर जा रहा है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाओ क्योंकि आपको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं और डेफिनेटली ETF सेफ है, ठीक है। डायरेक्टली आप स्टॉक पे इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या पता, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आज के समय में बैंकिंग स्टॉक की बात करता हूं तो ICICI बैंक का स्टॉक 40% डाउन है हाई से, इंडसइंड बैंक का स्टॉक 70% डाउन है हाई से और जो निफ्टी है वो सिर्फ 15 to 18% डाउन है हाई से। तो अगर आप देखें तो अगर आपने निफ्टी का ETF लिया होगा तो डेफिनेटली आपको सिर्फ 15% का लॉस हो रहा है, लेकिन आपको इंडसइंड बैंक में 70% का लॉस हो रहा है, वहाँ ICICI बैंक में आपको 40% का लॉस हो रहा है। तो डेफिनेटली सेफ्टी किधर थी, निफ्टी में, तो रिटर्न्स भी निफ्टी में कम है। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ से रिकवर होता है तो आपको स्टॉक्स ज़्यादा पैसा देंगे। तो आपको दोनों चीज़ें करनी है, ETF भी लेना है और डायरेक्टली आप स्टॉक में वीकली या मंथली में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने इस हफ्ते 2 ICICI बैंक के शेयर ले लिए, 2 इंडसइंड ले लिए, अगले हफ्ते फिर 2 ले लिए, तो आप धीरे धीरे उसको ऐड करते जा रहे हो, एवरेज करते जा रहे हो। ये भी एक तरह का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा और यही सही तरीका है इन्वेस्ट करने का। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आप उसको देख सकते हैं। कमोडिटी एंड प्रीशियस मेटल। तो कमोडिटी एंड प्रीशियस मेटल भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है। इंडिया में हमें जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग जो फ़ैन हैं और स्पेशली साउथ में मैंने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा लोग इसके फ़ैन हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, होल्ड करते हैं कैश में, और मतलब सॉलिड गोल्ड रखते हैं और ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। कैसे कह सकते हैं हम, 2009 में जो गोल्ड में रैली आई थी वो बहुत बड़ी रैली थी क्योंकि मार्केट क्रैश हो रहे थे, फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेस था, तो डेफिनेटली गोल्ड जो था वो बहुत रैली किया, सिल्वर भी रैली किया। लेकिन वहाँ से लेके अगर आप आज को देखेंगे तो गोल्ड ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम पैसा दे चुका है। मतलब पिछले 10-15 साल में गोल्ड ने 5 टाइम्स पैसा दिया है। अब 5 टाइम्स पैसा अगर गोल्ड जैसा सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है, मुझे लगता है रियल स्टेट को भी बीट कर चुका है आज के समय में गोल्ड। तो इतना अच्छा है। तो कमोडिटीज़ में भी डेफिनेटली आप, कमोडिटीज़ में तो आपका ये एग्रीकल्चरल गुड्स और ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका जो प्रीशियस मेटल है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसमें आप इन्वेस्ट ज़रूर करने का देख सकते हो। कॉपर, जिंक, ये सब, लेड, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन गोल्ड सिल्वर में जो डिमांड बढ़ी है डेफिनेटली वो सेफ हेवन डिमांड है, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है कि जब भी दुनिया में प्रॉब्लम आएगी, वॉर होगा या रिसेशन आएगा, तो गोल्ड में पैसा जाएगा। तो डेफिनेटली ये एक बहुत सेफ और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है। आज के समय में गोल्ड रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है वर्ल्ड वाइड, इतने हाई लेवल पे आज तक नहीं आया है। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि कुछ तो है इस इन्वेस्टमेंट में, और डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं डीमैट के थ्रू, और आप फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में रखने की टेंशन होती है, कहीं कोई चोरी हो गई, कहीं गुम गया, कुछ हो गया, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है वो सेफ है, आपके डीमैट में है, तो डेफिनेटली उसमें टेंशन कम होती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की
कमोडिटीज़ और प्रीशियस मेटल्स में। अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में। तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली बहुत सारी कंपनीज़ के हैं, ईटीएफ्स आपके बहुत सारे हैं, आपने सुना होगा निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20, बैंक 20 और ये सब जो है। तो डेफिनेटली ईटीएफ्स सेफ़ हैं, लेकिन ईटीएफ्स में जो स्टेबल रिटर्न मिलेंगे, बेटर रिटर्न मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो निफ्टी ईटीएफ है वो 16% डाउन है, लेकिन जो स्टॉक है निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ स्टॉक तो 50% डाउन है। तो डेफिनेटली अगर आप ईटीएफ में पैसा लगाते तो कम जाता, कम लॉस होता और रिटर्न भी ठीक ठाक मिलते, 15-20% ही मिलते। तो ये एक तरह से बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ईटीएफ बहुत सेफ है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड भी काफ़ी वॉलेटाइल होता है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देता है। ईटीएफ से ज़्यादा रिस्क है म्यूचुअल फंड्स में। और डेफिनेटली मैंने आपको तीसरा तरीका बताया कि आप डायरेक्टली भी एसआईपी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी आप लेते हैं तो आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे पार्टनर जो हैं उनका भी आप ऐप चेक कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हो, आप ईटीएफ लेना चाहते हो, आप कोई भी ईएलएसएस फंड लेना चाहते हो तो वीकली बेसिस में अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, अपना पैसा सेट कर सकते हो और आपके अकाउंट से धीरे धीरे पैसा कट जाएगा वीकली और आपके अकाउंट में वो जो यूनिट्स हैं ऐड होती जाएंगी और वीकली करने से एवरेज होता जाता है। मार्केट गिर रहा है तो आपने लोअर लेवल पर अगर ज़्यादा यूनिट्स उठाई हैं तो डेफिनेटली आपके फंड्स जब रिटर्न आएंगे, जब मार्केट रिकवर होगा तो डेफिनेटली आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये सब तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के और डेफिनेटली आपको इस पे बहुत सीरियसली ध्यान देना चाहिए, स्टॉक्स के अलावा भी। और इसके अलावा बहुत और भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया, रेसिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट हो गया। जैसे मैंने कहा आपको रेंटल प्रॉपर्टीज़ लोग खोल देते हैं, 2 दुकानें खोल दी, 2-3 2 BHK 1 BHK खोल दिए, छोटा सा प्लॉट था उसमें घर बना दिया लोन लेके और उसमें फिर रेंट पे उठा दिया। तो ये भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि आपने लगा दिया, क्योंकि देखिए लोगों के पास लिक्विड पैसा है लेकिन उस लिक्विड पैसे से पैसा बनाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है आज के समय में। तो डेफिनेटली ये रेंटल इनकम एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि बहुत सारे जैसे IT हब्स हैं, बैंगलोर है, मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, जहाँ भी IT है, कोलकाता है, तो वहाँ पे रेंटल इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ी पिछले 10 सालों में। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही था कि वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने रेंटल प्रॉपर्टी स्टार्ट करना चालू किया, IT बिजनेसेस आए, एयरपोर्ट्स आए, लोग आए बाहर से, बड़े छोटे छोटे शहरों से, और इसके कारण जो रेंट थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़े। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि बैंगलोर में पिछले 10 साल में रेंट ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़े। तो डेफिनेटली रेट्स तो बढ़े हैं, और अगर आप 20 साल की बात करेंगे तो रेंट ऑलमोस्ट 10x बढ़े हैं, 10 गुना। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि रेंटल प्रॉपर्टी अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका है ये भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग का और इन्वेस्टमेंट का, जिससे आपको रिटर्न्स कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। डेफिनेटली उसकी फिक्स्ड एसेट जो वैल्यू है आपकी वो तो रहेगी ही, और साथ में आपको एक पैसा भी मिलता रहता है। अगर आपको उस लैंड या उस घर को बेचने की ज़रूरत नहीं है तो इससे अच्छा इनकम का तरीका नहीं है, जो कि बहुत पॉपुलर है बेंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में। तो ये था आज का वीडियो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। मैंने स्लाइड्स बना के आपको समझाने की कोशिश की, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और डिटेल्स आपको जानना है आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, डिटेल्स अवेलेबल हैं। और मैं और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आई होप आपको अच्छा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।